नमस्कार दोस्तों। मोदी के लिए असली अग्नि परीक्षा मंत्रियों को विभाग बांटने से शुरू होती है। मोदी ने ऊपर के टॉप विभाग एनडीए के सहयोगियों को नहीं दिए। अमित शाह को गृह मिल गया, राजनाथ सिंह को वही रक्षा मिला, गडकरी को सड़क परिवहन मिला, एनडीए के बाकी सहयोगियों को पिछले विभाग ही मिले। अब सवाल यह है कि क्या इससे असंतोष फैलेगा? आज की रात नरेंद्र मोदी के लिए बहुत भारी है। मोदी सरकार बनी रहेगी या फिर भरभरा कर गिर जाएगी, ये मंत्रियों के विभागों का बंटवारा तय करेगा। आज रात के मंथन के बाद एनडीए के सहयोगी असल में अपने असली रंग दिखाएंगे। मोदी के सामने दिक्कत यह है दोस्तों कि टीडीपी को और जेडीयू को अगर ढंग के मंत्रालय नहीं दिए तो असंतोष होगा, और अगर असंतोष हुआ तो असंतोष सरकार भी गिरा सकता है। और अगर मन माफिक विभाग दे भी दिए तो मोदी सबके विभागों के खलीफा बन नहीं पाएंगे, अपनी मनमानी चला नहीं पाएंगे। मंत्री का मतलब पहली बार मोदी को अब समझ में आया है। और अगर कहीं टीडीपी को स्पीकर का पद मिल गया तो मोदी सरकार की जो लगाम है वो एनडीए दल के लोगों के पास आ जाएगी। उस स्थिति में फिर मोदी खलीफा नहीं बन पाएंगे। एनडीए के दलों को ये बड़ी अच्छी तरीके से मालूम है कि ये लोग पार्टियों को तोड़ने में माहिर हैं। कब नीतीश कुमार की आधी पार्टी टूट जाए, कब टीडीपी के आधे सांसद बीजेपी के साथ आ जाएं, कोई नहीं जानता। इसलिए एनडीए के दल इस बार बहुत होशियार है। सिर्फ भारत के ही लोग नहीं, पड़ोसी देश के लोगों को भी लगता है कि महामानव बहुत ज्यादा दिन तक गद्दी पर टिके नहीं रह पाएंगे। ये बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना है। आई तो नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में थी, लेकिन सोनिया गांधी के घर पहुंच गए। आत्मीय तरीके से सोनिया गांधी के गले लग गई, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी को आशीर्वाद दिया। शेख हसीना पूरे प्रोटोकॉल और पूरे प्रतिनिधि मंडल के साथ राहुल गांधी से मुलाकात करी। अब मुलाकात की है तो कुछ ना कुछ तो बात हुई ही होगी। दोस्तों, मोदी मंडली बड़ी बड़ी बातें हाँकती थी कि फोन पर भैया युद्ध रुकवा देते हैं, दुनिया में इनका डंका बज रहा है। लेकिन शपथ ग्रहण समारोह में कुछ पड़ोसियों को छोड़कर कोई भी नहीं आया। फटे हुए ढोल से 10 साल से डंका कैसे बजाया जा रहा था, ये समझ में आ गया। नई सरकार की शुरुआत ठीक नहीं हुई दोस्तों। इधर मोदी सरकार शपथ ले रही थी और उधर जम्मू कश्मीर में श्रद्धालुओं की बस पर आतंकी हमला हो गया। 10 लोगों की जान चली गई। ये नोट कीजिएगा कि हर जगह फपक फपक कर रोने वाले नरेंद्र मोदी एक बार भी फपक कर रोए नहीं। सुबह उठे, रील बनाने वाले अपने कैमरामैन को लिया और पीएमओ पहुंच गए। अपने लिए ऐसे तालियां बजवाई जैसे गठबंधन से प्रधानमंत्री नहीं है, चक्रवर्ती सम्राट चुने गए हैं भाई। फिर अपने कमरे में पहुंच गए। 24 घंटे काम करने वाला अपना फेवरेट पोस्ट दिया। कागज में ऐसे लीन दिखाई दिए जैसे अखबार की कॉपी छपने जा रही है और भाई साहब फाइनल कॉपी चेक कर रहे हैं। सुबह सुबह कौन से पेज में कलम फिरा रहे थे ये तो गूंगे बहरे वीडियो में दिखाई नहीं दिया। मोदी ने कहा कि हम लोग ऑफिस की टाइमिंग में बंद कर काम करने वाले लोग नहीं हैं, हमारी सोच की कोई सीमा नहीं है। और फिर खबर आ गई कि बीजेपी की आईटी सेल के हेड अमित मालवीय पर होटलों दफ्तरों में महिलाओं का शोषण करते हैं। आरोप किसी और ने नहीं लगाया दोस्तों, बल्कि आरएसएस नेता शांतनु सिन्हा ने लगाया है। किसी ने कहा कि मालवीय भी मोदी जी का कर्मठ बंदा है, ये भी ऑफिस टाइमिंग में बंद कर काम नहीं करता है। संघ परिवार के नेता हैं शांतनु सिन्हा। उनका कहना है कि बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय बंगाल में औरतों का यौन शोषण करते हैं और सिर्फ 5 सितारा होटलों में ही नहीं, बीजेपी के दफ्तर तक में ये काली करतूतें चलती हैं। मोदी कितने बड़े वाले महामानव हैं, ये ना शपथ ग्रहण समारोह में पूरी दुनिया ने देख लिया। जिस अडानी को नरेंद्र मोदी कहते थे कि ये काला धन टेम्पो में भरकर कांग्रेस को देते हैं, उनको न्योता देकर अपने शपथ ग्रहण समारोह में बुलाया था। क्या मोदी भी अब अडानी से काला धन लेना चाहते हैं? मोदी अगर असली देशभक्त होते, असली राष्ट्रवादी होते, तो काले धन का लेन देन करने वाले को जब सामने देखते ना तो उनको तुरंत गिरफ्तार करवा लेते। इसका मतलब ये हुआ कि मोदी झूठे प्रधानमंत्री हैं। नरेंद्र मोदी शपथ ले रहे थे और उनके शपथ समारोह में अडानी अंबानी मौजूद थे। यही से नरेंद्र मोदी का झूठ खुल जाता है। राजनीति में जो दिखता है वही सही नहीं होता। और आपको इस बात को यहाँ से देखिए कि दरअसल भारतीय जनता पार्टी को, नरेंद्र मोदी एंड टीम को अपनी जीत की उम्मीद थी ही नहीं और उनको अप्रत्याशित परिणाम मिल गए और उन्होंने अपनी हार पर बहुत बड़ा शेयर स्कैम किया, अपनी संभावित हार पर। और
वो जीत में बदल गई, ये बड़ा आश्चर्य है। जिस मैंने एक ट्वीट भी किया है, एक सज्जन ने बहुत अच्छे से समझाया है पूरा शेयर स्कैम को, कि 31 मई को बहुत जबरदस्त ह्यूज इन्वेस्टमेंट होता है, और इन्वेस्टमेंट फॉरेन इन्वेस्टमेंट होता है विदेश से, और जितना शेयर बाजार होता है उसका लगभग डबल हो जाता है एक दिन में। माने 1 लाख करोड़ से ऊपर का आंकड़ा है, जो 2 लाख करोड़ से ऊपर का 2.3 लाख करोड़ तक पहुंच जाता है। तो ऐसा देश के इतिहास में कभी हुआ नहीं था, कोई घटना नहीं घटी, कुछ नहीं हुआ, एग्जिट पोल भी नहीं आया, और 31 मई को ऐसा हो रहा है। और फिर अगले दिन एग्जिट पोल आता है। यानी ये इन्वेस्टमेंट जो है किसी आने वाले वजह से हुआ, जिसको हम लोग नहीं जानते, कोई और नहीं जानता। जब आया एग्जिट पोल तो पूरे देश में एक छद्म वातावरण बनाया गया कि बीजेपी आ रही है, और इस छद्म वातावरण की उम्मीद में ये शेयर इन्वेस्टमेंट हुए थे, क्योंकि उस दिन शनिवार था, रविवार था, और जैसे सोमवार को बाजार खुला इस जीत की उम्मीद में, और उस समय आप देखिए 4 जून भी आ गया, तो सुबह में तो उससे पहले जीत की उम्मीद में बाजार छलांग लगाया, और उस छलांग लगाया तो जो इन्वेस्टमेंट 31 मई को हुआ वो सोमवार आते आते वो कई गुना ज्यादा हो गया। और इसके ठीक अगले दिन जब 4 तारीख को गिनती हुई और एग्जैक्ट पोल आए, बीजेपी मतलब लगा कि सरकार नहीं बनेगी, धड़ाम हो गया पूरा बाजार, और इसी बीच में उन लोगों ने सारे शेयर अपने बेचकर निकल लिए, और 30 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा कमाई की। अपनी हार पर, संभावित हार पर यह कमाई हुई है, और ये किसी वजह से ये जीत गए। वो अपना इनका मैनेजमेंट रहा, शाम तक परिस्थिति बदल गई, तो आप देखें उनके अगले दिन बाजार थोड़ा सुधर गया, लेकिन तब तक तो ये 30 लाख करोड़ बना चुके थे। तो ये जो अंतर संबंध है आपदा में अवसर खोजने का, उस अंतर संबंध की परिणति वो तस्वीरें हैं जिसकी आप चर्चा कर रहे हैं। क्योंकि ये फॉरेन इन्वेस्टर को क्या मालूम कि एग्जिट पोल क्या दिखाने वाला है, फॉरेन इन्वेस्टर को क्या मालूम कि हिंदुस्तान में क्या रिजल्ट आने वाला है। मान लो आने वाला रिजल्ट पता भी हो तो एग्जिट पोल तो पता नहीं होगा, लेकिन वो चीजें हुई, जिसका मतलब है कि एक अंतर संबंध है वो फॉरेन इन्वेस्टर्स का हिंदुस्तान के एग्जिट पोल वालों के साथ, सत्ताधारी दलों के साथ, हिंदुस्तान के जो बड़े बड़े उद्योगपति जिनके पास पैसा होता है, जो पर्दे से पीछे से पैसा लगवाते हैं, उनके साथ। तभी ये शेयर मार्केट घोटाला हुआ है। सरकार की शुरुआत बड़े अशुभ संकेतों के साथ हुई है दोस्तों, इसमें कोई दो राय नहीं है। शाम को मोदी ने केरल से इकलौते बीजेपी सांसद सुरेश गोपी को मंत्री बनाया था। सुबह होते होते सुरेश गोपी ने मंत्री पद छोड़ने की बात कर दी। एनसीपी ने पहले से ही मोदी के मंत्रिमंडल में शामिल होने से मना कर दिया, फिर सफाई दी। असली खेल होना भी बाकी है दोस्तों। आज की रात मोदी के लिए कयामत की रात है, क्योंकि मंत्रियों को विभाग मिलने के बाद ही असली खेल शुरू होगा। जिसको मनमाफिक विभाग नहीं मिलेगा वो विरोध, विद्रोह और असहमति का रास्ता अपनाएगा। देखिए प्रज्ञा, कई बार राजनीति में ये होता है कि अंदर जब डांट पड़ती है तो वो डांट प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमें पत्रकारों के सामने नहीं बताई जाती। हमें होता है उनको अंदर डांट पड़ी और वो बाहर आके इस्तीफा देते हैं, और वो कहते हैं मैं अपना जो है निजी सोच के वजह से, निजी कारणों की वजह से इस्तीफा दे रहा हूं। बाकी कारण का अंदाजा तो हमें लगाना है ना। अब आप ये बताइए, कोई वो बच्चे तो है नहीं, समझदार व्यक्ति हैं, इतने बड़े फिल्म कलाकार हैं वो, और कल उन्होंने शपथ ले ली, आज वो मना कर रहे हैं, वो कल ही मना कर देते, बिना उनके पूछे थोड़ी उनको मंत्री बनाया गया है। और जब आप शपथ लेने के मत जाते शपथ लेने के लिए, तभी आप कह देते कि नहीं मैं शपथ नहीं लूंगा, मुझे जरूरत नहीं, मेरी जगह किसी दूसरे आदमी को बना दीजिए। आपने बनाया ना पंजाब से हारे हुए व्यक्ति को, तो आपको पंजाब में जबरदस्ती बनाना था तो आपने बना दिया, तो आप किसी केरल से भी किसी और को बना देते जब ये बनना नहीं चाह रहे। तो ये जताता है कि ये सब काम हड़बड़ी में हो रहे हैं, और अभी इस तरह की आपको आने वाले समय में बहुत सारी घटनाएं सुनाई देंगी, बहुत सारी आवाजें सुनाई देंगी। अभी यूपी से आवाजें उठेंगी, और देखिए मैंने आपको जैसा बताया था कि इस्तीफा की पेशकश मुंबई से पहले हुई थी, फिर दिल्ली के, यूपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं भूपेंद्र चौधरी, उन्होंने इस्तीफे की पेशकश की थी। जो राजस्थान के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं उन्होंने इस्तीफे की पेशकश की थी। अगर इतने इस्तीफों की झड़ी लग जाएगी तो जो महान हमारे
सेनापति हैं, उनको भी नैतिकता के आधार पर फिर इस्तीफे की बात उठ जाएगी कहीं ना कहीं, तो सबको रोका गया। अभी तो ये दौर शुरू होगा इस्तीफों का। तो ऐसे इस्तीफों में ये होगा कि भाई अगर आप जीते तो मोदी और हार जाएं तो फिर वो दूसरे लोग, तो ये कैसे चलेगा? एनडीए सरकार में मोदी को मिलाकर 72 मंत्री बने हैं। 29 ओबीसी, 28 जनरल, 10 एससी और 5 एसटी मंत्री बनाए गए हैं। 30 कैबिनेट, 5 स्वतंत्र प्रभार और 36 राज्य मंत्री। लेकिन एक भी मुस्लिम मंत्री नहीं बनाया गया है। बीजेपी के आगे पीछे घूमने वाले मुस्लिम नेताओं को भी मोदी जी ने ठेंगा दिखा दिया है। देश की 20% आबादी को एनडीए ने किनारे कर दिया है। मतलब नई सरकार की भी शुरुआत झूठ से ही हुई। ये कैसा सबका साथ और सबका विकास है भाई? देखिए, जो टीडीपी ने अपने घोषणा पत्र में लिखा है वो आज नहीं लिखा है। वो विधानसभा चुनाव दोनों पार्टियों ने मिल के लड़ा है, गठबंधन में लड़ा है। और ये घोषणा पत्र मोटे तौर पर आंध्र प्रदेश के लिए है, टीडीपी ने जो किया है। मगर राष्ट्रीय स्तर पर जब आप सरकार में हिस्सा बनाते हैं और एनडीए की बात होती है और एनडीए पर डिपेंड करते हैं, तब फिर वही घोषणा पत्र एक शर्त बन करके बीजेपी पर चस्पा हो जाता है कि वो घोषणा पत्र जो आंध्र प्रदेश में लागू हो रहा है, क्या एनडीए की ओर से टीडीपी की शर्त होगी राष्ट्रीय स्तर पर? देश में भी ऐसा कुछ होगा कोई? इसलिए इसका महत्व है। और वो भी तब जब मोदी जी मंचों पर चिल्ला कर कहते थे कि मुस्लिमों को आरक्षण दे दिया जाएगा, भैंस छीन करके हिंदुओं से मुस्लिमों को बांट दी जाएगी अगर कांग्रेस की सरकार आ गई तो। उसके बाद तो ये सवाल और भी ज्यादा बड़े हो जाते हैं। और आज जो टीडीपी ने फिर से उस बात को दोहराया है कि हमें एनडीए का संयोजक पद चाहिए और हमें स्पीकर का पोस्ट चाहिए, ये जो दोहराया है। और साथ में ये भी कहा है कि हमें सरकार में हम बाहर से भी रह सकते हैं लेकिन ये दोनों पद चाहिए। यानी आप सरकार में शपथ भी दिलवा चुके हैं, उसके बाद भी कह रहे सरकार में रहना हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है, हमारे लिए महत्वपूर्ण स्पीकर का पद और एनडीए का संयोजक होना। तो ऐसी शर्तें वो रख रहे हैं जो बीजेपी मान न सके। इसी में आने वाले समय में जो राजनीति है उसका ये जो आप जो पूछ रही ना कि लक्षण ठीक नहीं है, तो वो जो लक्षण ठीक नहीं है वो सिम्टम्स इन्हीं बातों में समझ में आती है। जब नीतीश कुमार बधाई देते हैं और बधाई में भी बिहार के विकास की शर्त जोड़ देते हैं, तब उसमें लक्षण नजर आने लगते हैं। और लक्षण नजर आने लगते हैं जब पहले ही दिन एनसीपी के नेता नहीं तैयार होते हैं, कैबिनेट बर्थ नहीं मिलेगा तो हम एमओएस ज्वाइन नहीं करेंगे। लक्षण आने लगते हैं जब शपथ लेते हैं केरल के सांसद गोपी जी और फिर अगले दिन कहते हैं कि हम रहना ही नहीं चाहते। तो गोपी जी की बात जहाँ तक है तो निश्चित रूप से ऐसा लगता है कि उन्होंने अपनी बातें जरूर कही होंगी कि हम नहीं मंत्री बनना चाहते हैं, लेकिन चूंकि शपथ ग्रहण का समय था और उनसे पूछे बगैर मंत्री बना दिया गया, ये मान के कि मंत्री बनना कौन नहीं स्वीकार करता है, कोई मना थोड़े करता है, पूछा नहीं होगा। लेकिन जब नाम आ गए और उन्होंने अपनी बात रखी होगी तो तुरंत नाम वापस लेना, उस दिन जिस दिन शपथ ग्रहण हो रहा हो तो एक बिल्कुल खराब एनवायरनमेंट जाता। तो इसके लिए अगले दिन ये मुद्दा जो है बना है। दोस्तों, बीजेपी की उत्तर प्रदेश में हार हुई। खास तौर पर अयोध्या वालों ने भगवान राम के नाम पर प्रोपेगेंडा फैलाने वालों का सुपड़ा साफ कर दिया। इसका सबसे ज्यादा दर्द जानते हैं किसको हुआ? रामभद्राचार्य को हुआ। ये संत हैं लेकिन मोदी को अपना मित्र बताकर फूले नहीं समाते हैं। इन्हीं जैसे लोगों ने मोदी को परमात्मा वाली थ्योरी समझाई होगी और लगता है कि वो बायोलॉजिकल वाला फंडा भी इधर से ही निकल करके आया होगा। तो अयोध्या हार का सबसे ज्यादा दर्द इनको हुआ है। ऐसा लगा चुनाव लल्लू सिंह नहीं यही लड़े थे। बीजेपी को हराने वाली अयोध्या की सम्मानित जनता को मंथरा की औलाद बता दिया। यह कहकर रामभद्राचार्य ने हर अयोध्या वासी, हर वोटर को गाली दी गाली। मंथरा के वंशज थे जिन्होंने नहीं दिया वोट। नहीं, मैं आपको गारंटी देता हूं 5 वर्ष चलेगी और चौथी बार फिर यही सरकार, एनडीए सरकार ही आई। हमें माँ की कोख को गाली देने का अधिकार किसी पंडे पुरोहित को नहीं है। सोचिए अगर ये बाबा मौलाना होते तो क्या हो जाता। बाबा हैं इसलिए अंड बंड बक रहे हैं, कोई कुछ नहीं बोला। मौलाना होते तो अभी तक जेल में होते। खतरा मोदी की सरकार पर है तो अछूती तो दोस्तों उत्तर प्रदेश की बीजेपी सरकार भी नहीं है। मोदी के शपथ ग्रहण में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अलग थलग और बड़े उदास देखे गए। उनके दोनों डेप्यूटी सीएम उनसे अलग रहे। योगी उदास थे,
उनके डिप्टी सीएम फुल उल्लास में थे। हालात ये है दोस्तों कि उत्तर प्रदेश से कभी भी मुख्यमंत्री बदल जाने की खबरें आ सकती हैं। बाबा तो मजबूत हो गए हैं, बाबा को इस्तीफा देने की जरूरत नहीं है, ना कोई लेगा अब उनसे। अब इतना हिम्मत किसी में नहीं है कि बाबा से इस्तीफा मांग सके, क्योंकि बाबा ने तो शेर को घायल कर दिया ना, बताया था कल आपको। जो 40 डंडों की डाल दी थी सीढ़ी, उनको अगर ध्यान होता वो 33 की डालती, ज्यादा डालते ही नहीं वो। उनको तो ये लग रहा था ना कि ठीक हो गया, वो 33 डंडों पे चढ़ गए वो, तो 33 डंडे के सभी कम। कल बहुत नहीं, जब मायूस दिख सीढ़ी रहे थे, अलग थलग एकदम। बाबा जी नहीं, बाबा सोच रहे हैं, बाबा के ऊपर बहुत सारे प्रेशर हैं, कैसे उनसे निपटा जाए, किन किन को भस्म किया जाए, किन किन की आरती की जाए, कहाँ कहाँ गदा घुमाई जाए, अभी वो प्लान कर रहे हैं। क्योंकि उनके जो 2 चेले हैं वो दिल्ली में व्यस्त है ना अभी, तो उनको कैसे ठीक किया जाएगा, उनका क्या होगा, क्योंकि वो उनमें दोनों भी भी अलग प्रिय है बैठे ना, हुए थे। वो भी दोनों प्रिय है बाबा ना। से अलग बैठे थे। चुनाव हारने के बावजूद आप जो है डिप्टी सीएम बने हुए हैं, आपके क्षेत्र में 2 वोट आपको मिली नहीं है, ये तो देखिए, इनसे भी वैसे तो तो बैठना इनको बाबा के साथ चाहिए था। योगी आदित्यनाथ के अगल बगल बैठते उनके दोनों सितारे, दोनों डिप्टी सीएम, तो देखने में कितना खूबसूरत लगता, कितना सुंदर लगता। लेकिन ये देखिए, दर्शक दीर्घा में बैठे हुए हैं और योगी जी बेचारे मायूस से अलग थलग बिल्कुल दिखाई दे रहे हैं। इनके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा होगा। दोस्तों, देश की तरक्की तभी है जब सरकारें स्थिर हों। लेकिन मोदी का पिछला 10 साल का शासन का स्टाइल जो है वो ऐसा था कि भारत की जनता ने उनको कमजोर प्रधानमंत्री बनने का अभिशाप दे दिया। लोगों ने अपने जनादेश में नरेंद्र मोदी के मुंह में लगाम लगाई है। तमाम संस्थाओं को, सरकारों को बंधक बनाकर मुजरा करने से रोकने का जनादेश दिया है। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। राम राम, दुआ सलाम, जय हिंद।